कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनके ओएसडी के रूप में जाना जाता रहा लोकेश शर्मा। वो आज बीकानेर विजिट पे हैं। तमाम तरह के विवादों में आने के बाद भी एक तरह से क्या वे सोचते हैं पार्टी के बारे में और अपने नेताओं के बारे में बात करते हैं हम लोकेश जी से। लोकेश जी, ऑडियो वीडियो कई तरह की चीजें सब कुछ वायरल हुई। इन सबको देखने के बाद में अब क्या स्थिति है और क्या माने। जहाँ तक कोई ऑडियो वीडियो इन सब की बात करता है तो सार्वजनिक पटल पे हैं, सारी चीज़ें पब्लिक हैं। जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो मैंने सारा सत्य इस प्रदेश की और देश की जनता के समक्ष रखा कि किस तरह मुझे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा था कि ये एक पेन ड्राइव है, इस पेन ड्राइव में जो कुछ भी है वो आप मीडिया को भेज दीजिए। तो मैंने आदेशों की पालना की और क्योंकि मैं उनके अधीन उनके ओएसडी के रूप में काम कर रहा था, तो जो भी आदेश मुझे दिया जाता था मैं उसकी पालना करता था। वैसे भी मैं मीडिया देखता था और मीडिया से संबंधित काम मुझे बताया गया था तो मैंने किया। इस चीज़ को लेके इतना बड़ा इस तरीके से हल्ला मचाना कि कोई नया ऑडियो है, ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि अब उस रूप में नहीं ली जानी चाहिए। सच क्या था उस ऑडियो टेप का, वो मैंने सबके समक्ष पूरी तरह से क्लियर कर दिया कि उसमें मेरा सीधे तौर पर कोई लेना देना नहीं था। ये बात लोकेश शर्मा की बात सुनने हमेशा ही कि वे 8-8 घंटे की एक तरह से पूछताछ से परेशान हो गए। कैसे? देखिए, परेशान होता तो उसी वक्त हो लेता। लगभग 4 वर्ष होने को आए और जिस तरह से बार बार मैं दिल्ली क्राइम ब्रांच के समक्ष उपस्थित हुआ और वहाँ भी मैंने वही स्टेटमेंट दिए जो मुझे देने को कहे गए थे, तो मैं किसी चीज़ से परेशान नहीं था। जब एक प्रदेश के मुख्यमंत्री का हाथ आपके सर पे हो, उनका संरक्षण आपको हो पूरे तरीके से और उन्होंने आपको पूरा भरोसा दिलाया हो कि आप निश्चिंत रहिए, हम आपके साथ हैं, हर हद तक जाएंगे, आपको कुछ नहीं होने देंगे। क्या आपके माध्यम से ये माने कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह को बदनाम किए जाने का तरीका अख्तियार किया गया, ऐसा कुछ? उस तत्कालीन समय में तो ये रहा ही था। कहीं न कहीं ये एक बदनाम करने का एक तरीका भी था, या कहते हैं ना कि बदला लेने का भी एक तरीका था। जिस तरह से वैभव गहलोत जो 19 में वहाँ से चुनाव भी लड़े थे और उनको संजीवनी वाले मामले में भी जिस तरीके से बार-बार कहते हैं ना कि उलेझा जा रहा था, घसीटा जा रहा था, आरोप लगाए जा रहे थे। तो मुझे लगता है कि इसके माध्यम से उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास करने का एक तरीका था, जिसमें सफल भी रहे। काफ़ी हद तक ये प्रयास सफल रहा। हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री को भी उसमें घसीटा गया, सचिन पायलट जी को। तो ये तमाम बातें जिस तरीके से कही गई, मुझे लगता है वो सारी सोची समझी एक चाल थी कि कैसे इन लोगों को, इनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जाए और उसमें वो पूरी तरह से सफल भी हुए। लोकेश शर्मा कुल मिला के अब माने तो अपने आप को फ्री देखते हैं और फ्री देखने के बाद में क्या भार क्या प्रभार समझते हैं आप? देखिए, फ्री किस सेंस में, मैंने उस वक्त अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया और जो आश्वासन और जो भरोसा मुझे दिलाया गया, उसके बाद जब उन्होंने अपने कदम पीछे हटा लिए तो मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि मैं इस प्रताड़ना को कब तक बर्दाश्त करूं। सच जनता के सामने आना चाहिए और वही मैंने किया। तो अब मैं कम से कम इस भार से मुक्त हूँ कि एक इतनी बड़ी प्रताड़ना जिसको मैं झेल रहा था, जिसकी वजह से सरकार बची, जिनको मुख्यमंत्री रहना वो पूरे 5 साल मुख्यमंत्री रहे, जो सरकार चलनी वो पूरी 5 साल सरकार चली, लेकिन मैं अकेला परेशान होता रहा, किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया। मुख्यमंत्री ने भी नहीं? नहीं, मुख्यमंत्री ने भी साथ छोड़ दिया। जब काम निकल गया, जब उनका काम पूरा हो गया तो उन्होंने भी साथ छोड़ दिया। भरोसा उन्होंने मेरा तोड़ा। लोग कहते हैं कि वे लोकेश शर्मा ने ये इस तरीके से विश्वासघात किया, ऐसी तमाम किया। तरह की बातें सामने आती है जिसमें अशोक गहलोत को आपने एक साइडलाइन करते हुए उनका विरोध करना शुरू किया। बहुत सारे लोगों को ये पूरी जानकारी नहीं है कि 2013 में जब इस प्रदेश में 21 सीटें आई थी मात्र और हम पूरी तरह से चुनाव हार गए थे, अशोक गहलोत जी के पास 2 व्यक्ति नहीं थे जो उनके साथ खड़े थे। उस समय में हमने उनको संभाला, उनका साथ दिया। तो लोकेश शर्मा के ऊपर ये आरोप लगाना कि हमने कोई विश्वासघात किया या भरोसा तोड़ दिया, ये पूरी तरह से बेईमानी है। हम तो लास्ट तक साथ में रहे, लेकिन भरोसा उन्होंने मेरा तोड़ा। जो साथ देने का वादा किया, जैसे ही सरकार पूरी हुई, समय पूरा हुआ, पूरी तरह से मुझे अकेला छोड़ दिया।
मुझे तो यहाँ तक कहा गया था कि चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, हम आपके साथ हैं। तो कहाँ गई वो सारी की सारी बात? लोकेश शर्मा उस दिन तो पूरे प्रदेश को और तमाम कांग्रेस के नेताओं को बहुत अच्छा लगा था जब उसने अपने माथे पे ये पूरा का पूरा इल्ज़ाम लिया कि मैंने कोई ऑडियो वायरल किए हैं, फ़ोन टेपिंग मैंने की है। मेरे ऊपर तो मुकदमा कर दिया केंद्रीय मंत्री ने, और मैं बार-बार दिल्ली क्राइम ब्रांच की पुलिस के ऑफ़िस में गया। 8-8 10-10 घंटे बैठ के मैंने उनके सवालों के जवाब दिए। तो जो व्यक्ति 10-10 घंटे की इंटरोगेशन में नहीं टूटा हो, जिसने एक शब्द नहीं बोला हो, तो ये तो सबको सोचना चाहिए कि आज क्या ऐसी मजबूरी हुई कि जिससे ये सच अब पूरे प्रदेश की जनता के सामने लाना पड़ रहा है। क्या ऑडियो जो वायरल हुए, उन ऑडियो की अगर बात करें तो स्क्रिप्टेड ऑडियोज थे, पहले से ही तैयार, एक तरह से सोचे समझे तैयार करके और आपको दिए जाते थे, क्या कहेंगे? देखिए, मैं इन सब की गहराई में नहीं गया। मुझे पेन ड्राइव दी गई और उस पेन ड्राइव को देख के ये कहा गया कि ये आप पूरी मीडिया में पहुंचा दो, तो मैंने वही काम किया। मैं क्यों पूछूंगा? मेरे बॉस हैं, मेरे मुख्यमंत्री हैं, और मैं उनके ओएसडी के रूप में मीडिया का नहीं, काम आपके कर और रहा हूं। सीएम की बातचीत हुई, उसको भी जारी किया गया एक तरह से कई जगह। जारी नहीं किया गया। मैंने तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मैंने वो ऑडियो सुनाए कि मुख्यमंत्री किस तरह से मुझे सबूत नष्ट करने के लिए निर्देश दे रहे हैं। तो आप पहले से अलर्ट थे इस चीज पे, कैसा जिस- कुछ होने वाला है मेरे जिस साथ? तरह का मैंने उनका पिछला, कहते हैं ना कि इतने लंबे समय साथ रहने के बाद आप व्यक्ति की एक एक बात को समझ जाते हैं कि ये क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कैसे लोगों के साथ बदला लेते हैं, कैसे अपनों को ये निपटाते हैं। तो कहीं ऐसा नहीं हो कि मैं भी एक चक्रव्यूह में फंस जाऊं और अपनी ही मौत मर जाऊं। तो मुझे उस चक्रव्यूह से निकलना था, इसलिए मैं तैयारी में था कि अगर मुझे कभी इस तरीके से पूरी तरह चक्रव्यूह में डाल दिया गया तो मैं कम से कम जीवित तो वापस निकल के आ पाऊंगा और इस प्रदेश की जनता को हकीकत बता पाऊंगा कि इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। कल को तो ये मुकर जाते ना। आज क्यों नहीं जवाब दे रहे अशोक गहलोत? आके कहें कि ये सब तो बीमार झूठ है। है। नहीं, ये कहें ना कि ये जो कुछ भी बोल रहा है लोकेश शर्मा, ये सब गलत है। मैंने इसे ना तो कोई पेन ड्राइव दिया, ना इन सबूतों को नष्ट करने की बात कही। कहें, पूछ के देखें। जब मीडिया पूछती है तो कहते हैं कि मैं इन सवालों का जवाब नहीं देना चाहता। वो तो जवाब देने में माहिर हैं, क्यों नहीं जवाब देते? उनको आगे आके कहना चाहिए कि लोकेश झूठा है, तो मैं मान जाऊंगा। क्यों नहीं कहा उन्होंने लेकिन ऐसा? उनके पास मेरी किसी भी बात का जवाब नहीं है। जिस व्यक्ति ने खुद ने मुझे निर्देश दिए हों, वो कैसे मुकर सकता है अपनी बात से? क्योंकि जी, राजस्थान में आप किसे नेता मानते हैं? आप अगर बात करें कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी मेरी नेता है, और व्यक्ति विशेष की बात करें, व्यक्ति विशेष में मैं नहीं पढ़ता हूँ। कांग्रेस मेरी नेता है और मैं कांग्रेस के लिए काम कर रहा हूँ, करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। अगर हम देश की बात करते हैं तो राहुल गांधी जी इस पार्टी के सर्वमान्य नेता है, मेरे भी वही नेता है। कुल मिला के माने कि सचिन पायलट की स्थिति को अगर बात करें तो उसको उन्हें किस तरह से मानते हैं आप? कि युवा उनके साथ जुड़े हुए हैं, युवाओं को वो आकर्षित करते हैं, युवाओं के साथ उनका जुड़ाव है। तो एक नौजवान होने के नाते उनके अंदर ऊर्जा है, वो अच्छे तरीके से संगठन को और युवाओं को साथ लेके चलने की क्षमता रखते हैं। तो अवसर मिलना चाहिए ऐसे युवाओं को, नौजवानों को, जो अब नई पीढ़ी को आगे बढ़ाने का साहस रखते हैं और उनके आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील रहे हों। क्योंकि पिछले चुनावों में भी आपने देखा होगा, चाहे विधानसभा चुनाव रहे हों या लोकसभा चुनाव रहे हों, उन्होंने युवाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है और ये प्रशंसनीय है। क्योंकि कहीं न कहीं पार्टी में अब इस सोच को आगे लेके आना होगा कि बदलाव की आवश्यकता है। जब तक हम पुराने ढर्रे पे चलते रहेंगे, वापस मजबूत स्थिति में नहीं आ पाएंगे। इसलिए आने वाले समय में बदलाव आवश्यक है। प्रदेश की कांग्रेस में नए और ऊर्जावान लोगों को आगे लाने की आवश्यकता है, ताकि ये जो स्थितियां बन रही हैं, हम इन ऐसी ताकतों को जवाब दे पाएँ जो कि देश को बांटने का काम करती हैं, समाज को बांटने का काम करती हैं। तो तब संभव हो पाएगा जब हम ऊर्जावान लोगों को आगे लेकर आएंगे। राजस्थान में 5 विधानसभा चुनाव हुए हैं, क्या माने उसमें लोकेश शर्मा कहीं ना कहीं फाइट होते देखे जाएंगे? लोकेश शर्मा ने तो हमेशा ये कहा है कि वो एक राजनीतिक व्यक्ति है और पार्टी अगर अवसर देती है तो निश्चित रूप से वो जनता की सेवा करना चाहते हैं और विधानसभा में पहुंचना और चाहते आप हैं। भावुक हो जाते हैं, फिर कोई व्यक्ति कह देता है कि ये बुजुर्ग का है मौका, और आप भावुक हो जाते हैं कहीं ना कहीं। इस बार तो ऐसा कहीं देखिए, कुछ लोगों ने तो कहा ही था कि ये तो हमारा आखिरी चुनाव है, हमारी क्यों बुढ़ापे में ऐसी हत्या कर रहे हो। अब तो मुझे लगता है कि भावनात्मक होना
इंसान का एक स्वभाव होता है और होना भी चाहिए। जिन लोगों ने काफ़ी लंबा समय दिया है और अगर वो इस तरीके की गुहार लगाएँ कि ये तो हमारा आखिरी चुनाव है और हमें इसे लड़ने दिया जाए अन्यथा हमारी बहुत बेइज़्ज़ती हो जाएगी। ख़ैर समय बेइज़्ज़ती और इज़्ज़त दोनों का ध्यान रखता है, जिसका जो होना निश्चित है। कहते हैं ना कि आपके भाग्य में जो लिख दिया गया वो होके ही रहेगा। तो जिसने भी इस तरीके की बातें की होंगी उनको तो उस तरीके का परिणाम मिला ही मिला। लेकिन आने वाले समय में जो 5 उपचुनाव हैं, कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में है। जैसा कि आपने लोकसभा चुनावों के परिणाम देखे, राजस्थान में इस रेशो में कांग्रेस की सीटें आना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। कांग्रेस धीरे-धीरे मजबूत हो रही है और उपचुनाव में भी अब पाँचों सीटें कांग्रेस की जीतेगी। आपका कोई इरादा तो नहीं है कहीं परिवर्तन की ओर जाने का, पार्टी परिवर्तन की बात करें? ये कोरी अफ़वाहें हैं। मैं कोई पार्टी नहीं छोड़ रहा हूँ। मैं कांग्रेस में था, कांग्रेस में हूँ और कांग्रेस में ही रहूँगा। तो ये थे लोकेश शर्मा।